गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स की बात की थी। हमने इनवर्स दो तरीके से निकाल के दिखाया था। पहला तरीका तो हमने स्टार्टिंग में ही किया था, जिसमें हम एडजॉइंट की मदद लेते हैं, लेकिन हमने एडजॉइंट की मदद लिए बगैर रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके हमने इनवर्स फाइंड आउट किया था। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो टॉपिक हमारा इक्वेशंस से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम छोटी क्लासेस में टू वेरिएबल्स के ऊपर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का पता लगाते थे, और अब हम तीन वेरिएबल की जो इक्वेशंस होती हैं उनका मैट्रिक्स की हेल्प लेके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ system of linear equations using inverse of a matrix। ये हमारा नया टॉपिक है आज का, कि हम जो तीन वेरिएबल्स की जो इक्वेशंस हमारे पास होंगी, तो हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की मदद लेके उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं तीन इक्वेशंस पहले कंसीडर करता हूं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x b2y c2z equal to d2, and third is a3x plus b3y plus c3z equal to d3। एक्स वाई जेड इसके अंदर हमारे अननोन्स हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स लेते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। हमारे एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट थे उनके नाम के एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ली। तो इस मैट्रिक्स का जो नाम हमारा है वो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम एक मैट्रिक्स एक्स यहाँ लेते हैं, एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल की कॉलम मैट्रिक्स हमने ली है, इसे हम वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स। अब हम एक मैट्रिक्स और यहाँ पे लेंगे, बी मैट्रिक्स, d1 d2 d3, इसे हम कांस्टेंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो अब हमने ए मैट्रिक्स यहाँ पे a1 b1 c1 x y z के जो कोफिशिएंट के मैट्रिक्स है वो ली है। बराबर से उस साइड जो d1 d2 d3 कॉन्स्टेंट्स हमारे थे वो हमने बी मैट्रिक्स ली है। इसी प्रकार हमारे अननोन्स की जो मैट्रिक्स थी उसे हमने एक्स मैट्रिक्स का नाम दिया है। अब मैं इस सिस्टम को इन मैट्रिक्स की मदद से मैं लिख सकता हूं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये हमारे पास इक्वेशंस थी, इसको हम वन नाम दे देते हैं। इक्वेशंस गिवन बाय वन, जो हमें गिवन की गई है वन में, इक्वेशन वन जो हमने ली है उसमें गिवन है, कैन बी रिटन
इन मैट्रिक्स फॉर्म, हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म होगी AX इक्वल टू B। हम इसे देखते हैं कि हम इसे कैसे इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यह देख सकते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। X मैट्रिक्स हमारे पास X Y Z और B मैट्रिक्स हमारे पास D1 D2 D3। अब ये लिखने के बाद A की जगह ये मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी, X की जगह X मैट्रिक्स रख दी और इक्वल टू में हमें B मैट्रिक्स रख दी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास आएगा A1X B1Y C1Z। इसके बाद सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ A2X B2Y प्लस C2Z और आगे हमारी थर्ड के साथ करेंगे, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ A3X B3Y C3Z और ये हमारे पास D1 D2 D3। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी हमारे इक्वल होंगे। जब हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना शुरू करेंगे तो हमारा जो इक्वेशंस का सिस्टम था वो हमें वापस मिल जाता है। तो जैसे हम इसको D1 के बराबर रखेंगे, सेकंड को D2 के बराबर और थर्ड को D3 के बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ। हमारी डेफिनेशन होगी स्टार्टिंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है, तो ये हम बोलेंगे अब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास जो तीन इक्वेशन हमने ली थी उसी प्रकार हम एक इक्वेशन की बात करते हैं कि उसका सॉल्यूशन होगा क्या। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। any set of values which simultaneously का मतलब होता है इकट्ठे, simultaneously satisfy the given equation। हमारे पास एक वैल्यूज का सेट होगा जो इकट्ठा ही किसी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, इज कॉल्ड, हम उसी को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के ही दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, ये इक्वेशन हमारे पास है। तो मैं एक्स वाई जेड की जगह पे क्या वैल्यू पुट करूं कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के। तो मैं एक्स की जगह अगर 2 ले लेता हूं, वाई की जगह भी 2 और जेड की जगह मैं क्या ले लेता हूं, 1। हम इसमें पुट करके देखेंगे तीनों वैल्यूज, 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 7, 7 इक्वल टू 7। इसका मतलब एक्स वाई जेड इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। तो हमारा इसका सॉल्यूशन होगा, एक्स की वैल्यू 2 होगी, वाई की वैल्यू 2 होगी और जेड की वैल्यू क्या होगी, 1। इसी प्रकार हम एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं जिनसे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। तो वे सब हमारे क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। दो वर्ड हमारे पास, कंसिस्टेंट इक्वेशन और सेकंड क्या है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो मैं पहले कंसिस्टेंट इक्वेशंस की बात करता हूं। कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने लिया था, हैज ए सॉल्यूशन, हैज ए सॉल्यूशन वेदर यूनिक और नॉट। यूनिक और नॉट का मतलब है या तो एक सॉल्यूशन होगा और या उसके हमारे पास अनेक सॉल्यूशन होंगे। तो हम बोलते हैं इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए सॉल्यूशन वेदर यूनिक और नॉट, मीन्स यूनिक होगा या बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास होंगे, देन it is said to be consistent। तो हम उसको क्या बोलेंगे, said to be consistent। अब सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो हम इसकी बात अब करेंगे। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, if the system of equations, if the system of equations has no solution, has no solution, then it is said to be inconsistent। इसका मतलब सब समझ गए होंगे। हमारी जो इक्वेशंस का जो सिस्टम था, अगर हमारे पास उसका यूनिक सॉल्यूशन अगर आए, यूनिक मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू का जो सेट होगा वो एक ही होगा, मतलब कोई भी सेट में एक्स वाई जेड की वैल्यू एक एक ही होंगी। एक का मतलब 1 से नहीं है, एक का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू 2, 3 या 4 या उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती, हमेशा होगी तो एक ही वैल्यू मिलेगी, हमें उसे यूनिक बोलते हैं हम। और इनफाइनाइट का मतलब एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जो हमारे सिस्टम को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात हम करते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है अगर एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, एक्स वाई और जेड जो इकट्ठा इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर देते हों, तो हम उसे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात है उसे मैं बोल देता हूं। इफ ए system of equations has infinitely many solutions, has infinite number of solutions, कितने सॉल्यूशन हो, बहुत सारे सॉल्यूशन, then it is said to be डिपेंडेंट। तो हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब मैंने जो बात बताई, सॉल्यूशन की बात की, सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स वाई जेड की वो वैल्यूज जो इकट्ठा ही उस सिस्टम को क्या करें, सेटिस्फाई कर दें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब कंसिस्टेंट की बात हमने की, कंसिस्टेंट में मैंने क्या बताया कि अगर हमारे जो इक्वेशंस का हमारा जो सिस्टम था उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और वो क्या हो, यूनिक हो या ना हो, तो हम उसे कंसिस्टेंट का नाम देते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता तो वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। और जिनके इनफाइनाइट होते हैं सॉल्यूशन, वो डिपेंडेंट इक्वेशंस हम उन्हें बोलते हैं। अब हम एक थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरम की सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, इफ ए इज नॉन सिंगुलर। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, ए हमारी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मीन्स उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। देन तो हम क्या प्रूफ करना यहाँ पे चाहते हैं, देन
x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी इज द यूनिक solution of the system of equations of the system of equations, और हमारा वो क्या सिस्टम था, ए एक्स इक्वल टू बी। तो हमने ये लिख के भी बताया था, ए एक्स बराबर बी जो सिस्टम होता है उसका हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो सिस्टम हमारा इक्वेशंस का था। और ये हमारे पास, इसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स इक्वेशन। तो अब मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। तो हम इसका प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। अब एक बार फिर बता देता हूँ, इस समय हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 नहीं है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन थी ए एक्स इक्वल टू बी, उसका हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम प्रूफ करते हैं। हमारे पास जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का वो क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी। ये हमने पहले भी किया है अभी। अब मैं लिखता हूं सिंस हमें क्या गिवन है, ए इज नॉन सिंगुलर, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर, तो हम क्या बोल सकते हैं, सो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो ए का इनवर्स 100% एग्जिस्ट करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से करनी है, क्योंकि x हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स या नॉन्स की, जो हमारे पास x y z हमने लिए थे। तो a को यहाँ से अगर डिलीट करेंगे तो हम प्री मल्टीप्लाई दोनों साइड a इनवर्स से यहाँ पे करेंगे। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स a इंटू एक्स, ए इनवर्स इंटू बी। ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और ये ए इनवर्स इंटू बी। एक्स से जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स। तो हमने ये तो प्रूफ जरूर कर दिया अभी तक कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमें क्या प्रूफ करके और दिखाना है, हमारे पास थ्योरम में एक वर्ड था यूनिक। यूनिक का मतलब जो सॉल्यूशन की संख्या होगी वो एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम इसका प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के हम 2 सॉल्यूशन लेके चलेंगे, और हम उन 2 सॉल्यूशंस की मदद लेके आगे बढ़ते हुए हम प्रूफ कर देंगे बाद में कि वे दोनों सॉल्यूशन अलग नहीं थे बल्कि वो दोनों सेम थे। तो इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हमारे जो सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का वो यूनिक होगा। तो हम लेके चलते हैं यूनिकनेस यहाँ पे। तो हम यूनिकनेस यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, लेट x1 x2 बी 2 सॉल्यूशन। तो हम यहाँ x1 और x2 को कितने सॉल्यूशन मान रहे हैं, 2। किसके, a x इक्वल टू b के। तो हमने 2 सॉल्यूशन है, दोनों का नाम दिया है x1 x2, और हमने बताया था जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, इसको मैं 1 नाम देता हूँ, सिंस x1 एंड x2 सॉल्यूशन ऑफ 1। अगर 1 के सॉल्यूशन है तो ax1 इक्वल टू क्या होगा, b, और ax2 हमारे पास क्या होगा, b, क्योंकि x की जगह x1 रखेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, और x की जगह x2 रखेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा।
तो अब दोनों साइड, जो इसकी राइट हैंड साइड है दोनों साइड b है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं। तो दोनों हमारे पास ये क्या होगी, ax1 इक्वल टू ax2। ए हमारी कैसी मैट्रिक्स थी, नॉन सिंगुलर, तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। तो हम प्री मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए इनवर्स ए इंटू x1, ए इनवर्स ए इंटू x2। ए इनवर्स ए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे ये x1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, x2। तो हमने x1 और x2 को दो सॉल्यूशन हमने स्टार्टिंग में लिए थे और बाद में दोनों को क्या इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन इज यूनिक। तो हमने क्या प्रूफ किया है, अगर हमारी मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर, तो हमारा सिस्टम जो इक्वेशन का ax इक्वल टू b था, उसका हमारे पास क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में पहले ही बता दिया है। अगर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट, तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन या तो यूनिक ही होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और अगर हमारे पास इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो मैं अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ये सारा वर्किंग रूल समझा देता हूँ, हमें कैसे ट्रीट करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो ax इक्वल टू b तक प्रत्येक क्वेश्चंस को हमें करना होगा। स्टार्टिंग इक्वेशंस हमें गिवन होंगी तो हम क्या लिखेंगे, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म ax बराबर b। ए हमारी वही एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स थी। अगर दो वेरिएबल के अंदर इक्वेशन आती है तो हम x और y लेते हैं, और b मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स थी, और जो हमारी x मैट्रिक्स थी वो हमारी अननोन्स की, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ax इक्वल टू b लिखने के बाद हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। अगर इफ a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमने अभी अभी किया था, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसके सिस्टम का जो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट होगा हमारा सिस्टम। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो देन सिस्टम इज, इक्वेशंस का सिस्टम कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, या सिस्टम इज consistent and has a unique solution, is given by, जो हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ये हमने अभी अभी थ्योरम के अंदर किया था। अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी और हमारा जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा, और वो होगा x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अगर इफ a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एडजॉइंट a निकालेंगे और उसकी b से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एडजॉइंट ए कोफैक्टर की मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है तो हमें एडजॉइंट ए मिलेगा और उसकी हम बी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ से इसके दो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इफ एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर हमारे पास क्या आता है, जीरो। अगर हमारे एडजॉइंट की बी के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो आती है तो हम क्या कहेंगे, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली
finitely many solutions। तो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे अगर हमारे पास एडजॉइंट ए की जो बी के साथ मल्टीप्लाई होगी अगर वो क्या आती है नॉन जीरो, तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, हमारे पास उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले ए एक्स इक्वल टू बी हम हर क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। उसके बाद हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखेंगे, अगर वो जीरो आती है तो हम एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर वो जीरो आई तो सिस्टम कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। उसके बाद अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो नहीं आती है तो हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। तो ये जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है इसके ऊपर 100% एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसकी ध्यान से अच्छे तरीके से समझ के तैयारी करना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।